इस वीडियो में हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन की। तो ये रिहैबिलिटेशन वर्ड जो है वो बहुत यूज़ होता है बच्चों की थेरेपीज़ में। और इसका मतलब क्या है? तो पहले के टाइम में मेरे ख्याल से जब लड़ाइयाँ होती थी, वॉर्स होते थे और लोग जख्मी हो जाते थे, और अगर ब्रेन में चोट लग जाती थी तो हाथ पैर जो हैं वो काम करना बंद कर देते थे। फिर थोड़ा सा और जो हमें जानकारी है वो स्ट्रोक की है कि जो लोग थोड़ी सी उम्र हो गई और उनको स्ट्रोक आ गया, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, जिसकी वजह से उनको हाथ पैर में लकवा मार गया। हाथ पैर में लकवा मार गया, मुंह से खाने की क्षमता चली गई, बोलने की क्षमता कम हो गई। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि दोबारा उसी स्थिति में ले जाना। मतलब कि जो इंसान था वो उस स्टेज पे पहुंचा हुआ था, फिर किसी कारण से उसके ब्रेन को इंजरी हुई या क्षति हुई, और उसके बाद उसकी क्षमताएं कम हो गई, और उस चीज़ को दोबारा वापस लाने को रिहैबिलिटेशन कहते हैं, जो कि 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। और उसमें जैसे मान लीजिए कि इंसान का हाथ जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कुछ एडेप्टेशन चाहिए। तो अगर कुछ एडेप्टेशन चाहिए तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जन्म हुआ, जिसमें वो ऑक्यूपेशन कर पाए, हाथ को यूज़ करके लिख पाए, या टाइपराइटर से लिख पाए, या कंप्यूटर से लिख पाए। तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है कि लिखना काम हो गया, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि वो लिख पाए, और उसका तरीका ये हो गया कि आप उसको टाइपराइटर दे दें, हाथ से ना लिख पा रहा है तो टाइप कर ले। तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इस तरह की चीज़ों में रिहैबिलिटेशन में मदद करते हैं। या फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो अगर हाथ पैर में लकवा मार गया है तो उनकी एक्सरसाइज करा के, क्योंकि ब्रेन तो पहले कर पा रहा था, उसको पता था क्या करना है, तो वो एक्टिविटीज़ करके इंसान जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, और उसको जो लकवा मार गया है वो चीज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो रिहैबिलिटेशन का इस्तेमाल यूजुअली तभी होता है जब आप उसको वापस उस स्थिति में ले जा रहे हैं और आपके गोल्स बहुत क्लियर है कि जहाँ पर पहले थे वहाँ आपको ले जाना है। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो ये चीज़ें अलग इसलिए हो जाती हैं क्योंकि बच्चों का ब्रेन बन रहा होता है। तो जैसे बच्चा अगर पैदा हुआ, उसको ब्रेन इंजरी हुई, तो उसका ब्रेन फिर भी बन रहा था। और सेरेब्रल पॉलिसी में हमने देखा है कि अगर बच्चे को जल्दी पहचान लिया जाए कि हाँ ये चीज़ है, और आइज़ का प्रॉपर स्टिमुलेशन हो, कोर का प्रॉपर स्टिमुलेशन हो, तो बच्चे में ब्रेन का नेटवर्किंग बेहतर होने लगता है, बच्चों में वो नेटवर्किंग और बेहतर हो सकता है। बट यहाँ पे रिहेबिलिटेशन की बात अगर हम ऑटिज्म जैसी कंडीशन में करें तो अक्सर 80% केसेस में तो उसमें कोई इंजरी हुई ही नहीं है, बच्चों में कोई इंजरी नहीं है। तो ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिसमें अगर बच्चे के साथ ज़बरदस्ती वो एक्टिविटीज़ कराई जाएं तो बच्चे बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, और उसकी वजह से उनका ब्रेन बहुत सेलेक्टिव हो जाता है, चीज़ों की गहराई में समझने की क्षमता उनकी कम हो जाती है। और उसकी वजह से बच्चे जब 8 या 10 साल के होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी या ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है। तो इंडिया में मैं बहुत ज़्यादा ये देख रहा हूँ कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे में अगर ऑटिज्म है तो भी रिहैबिलिटेशन, अगर सेरेब्रल पॉलिसी है तो भी रिहैबिलिटेशन, जल्दी शुरू कर दो तो अर्ली इंटरवेंशन। बट आप किस बच्चे में कौन सी टेक्निक या कौन सी थेरेपी यूज़ कर रहे हो, और वो थेरेपी क्या किसी और कंडीशन में भी वही यूज़ हो रही है, और उसमें जो चीज़ यूज़ हुई है आने वाले समय में बच्चों में क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हुए हैं, वो चीज़ देखी गई है कि नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक है कि डायग्नोसिस के प्रति डिनायल, कि ये डायग्नोसिस है, अगर ये है तो यही समस्या होनी है। ऑटिज्म की डायग्नोसिस है तो यूजुअली हाथ पैर की समस्या है ही नहीं, वो बिहेवियर की समस्या है। अगर सेरेब्रल पॉलिसी की समस्या है तो वो हाथ पैर चलने बैठने की समस्या है। तो पेरेंट्स को ये समझना है कि हमारे बच्चे में डायग्नोसिस क्या है, और 5 साल बाद 10 साल बाद समस्या क्या होनी है, और उसके लिए हमें अभी क्या करना है। तो एक चीज़ तो डिनायल में ना रहें, अगर आपके बच्चे में कोई डायग्नोसिस है तो उस डायग्नोसिस को समझें और उस समस्या में क्या आगे होता है वो समझें। अगर वो समझ लेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी।
ऑटिज्म जैसे डायग्नोसिस में बच्चे का रिहैबिलिटेशन ना कराएं। रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी फोर्सफुल थेरेपीज हो रही हैं, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, चाहे वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी हो, बच्चा बोलने लगे ये ऑटिज्म का इलाज है ही नहीं। बच्चा ऑटिज्म में अगर बोल भी रहा है तो भी ऑटिज्म है, नहीं भी बोल रहा है तो भी ऑटिज्म है। इसका क्या मतलब है? तो इसमें क्या, इसका मतलब यह है कि ऑटिज्म में या तो बच्चा बिल्कुल कम बोलता है, कम लोगों से बोलता है, कम लोगों से देखता है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा भी बोल सकता है और इररेलेवेंट बोल सकता है या रिपीटेटिव बोल सकता है। तो ये बोलने की समस्या नहीं है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पीच का डेवलपमेंट कैसे होता है और ऑटिज्म में समस्या क्या है।